नमस्कार दोस्तों, वैदिक सभ्यता में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपने जो पहली क्लास देखी उनमें खूब मजा आपको आया होगा। आज हम उसी में अगला पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, वैदिक सभ्यता। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि वैदिक सभ्यता के दो पार्ट हैं। एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, उनकी दोनों की डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है दोस्तों, इसका समय भी मैंने आपको बताया था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। पिछली क्लास में आपने खूब अच्छे से देखा। तो याद रखना, ऋग्वैदिक काल में क्या था दोस्तों, समाज जो था छोटे छोटे कबीलों में विभक्त था, बटा हुआ था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। जन के सबसे बड़े अधिकारी या जो सबसे बड़ा होता था, जन का मालिक होता था, उसे राजन कहते थे। यह उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है, सॉरी ऋग वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की चर्चा अभी बाद में करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं आज ऋग वैदिक काल की। याद रखना, इसमें दोस्तों पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, अर्थात पिता ही प्रधान है, पिता प्रधान व्यवस्था। जबकि सिंधु सभ्यता में आपने पढ़ा था माता प्रधान। याद रखना है दोस्तों, महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ मजबूत थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर होनी शुरू हुई। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सारी अच्छाइयां ऋग्वैदिक काल में है और सारी बुराइयां जो आई हैं वो उत्तर वैदिक काल में आई। अभी हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। इसमें सब कुछ क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ है। जब महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ है तो महिलाओं से रिलेटेड जो भी परंपराएं हैं वो अच्छी रही होंगी और जो बुरी परंपराएं हैं वो उस समय इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। जैसे कौन कौन सी परंपराएं थी? जैसे पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, ये सभी प्रचलन में थी। ये सब क्या थी? प्रचलन में। और जो बुराइयां हैं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, इनका प्रचलन नहीं था। तो याद रखना दोस्तों, आज की क्लास में आप ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं, अभी उत्तर वैदिक काल भी पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। समय तो लगेगा, ये हिस्ट्री है, ये ऐसे नहीं निमटती कि आप 30-30 सेकंड के शॉर्ट्स देख लो और आप हिस्ट्री याद कर लो। हिस्ट्री सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जीएस का, और कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं पता। कई बार सारा पेपर प्राचीन भारत के इतिहास से मिल जाएगा, कई बार मध्यकालीन भारत से पूछ लेगा, और हो सकता है इन दोनों में से कुछ भी ना पूछे, एक क्वेश्चन ही केवल नवीन भारत के इतिहास से पूछ ले। तो आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम देने लायक बनेंगे। तो आज की क्लास में आपने ऋग्वैदिक काल पढ़ा। याद रखना है, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सबसे ज्यादा महत्व, कैमरामैन भाई ध्यान दे जरा, दिख रहा है क्या साफ इधर? सबसे ज्यादा महत्व इंद्र देवता का था। 250 बार इंद्र देवता का वर्णन ऋग्वेद में मिला है, और इंद्र के बाद वरुण और अग्नि का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में आप पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। उतारो भाई, पढ़ाओ।
ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों याद रखना है आपको, ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था संभलती थी वो कैसे संभलती थी। पूरी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था वो संभलती थी 3 समितियों द्वारा, 3 कमेटियों द्वारा। एक तो थी सभा, एक थी समिति और एक थी विदत। तीनों रट लेना। अथर्ववेद में ब्रह्मा जी की 2 पुत्री बताई गई हैं, सभा और समिति। सर ये सभा क्या थी? सभा होती है दोस्तों श्रेष्ठ लोगों के लिए या वृद्ध लोग, यानी कि सभा जो मिलकर बनती थी वो श्रेष्ठ लोगों से बनती थी। वृद्ध लोग जो थे, समाज के जो बड़े लोग थे, उनसे मिलकर क्या बनती थी? सभा। और इन्हें न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे, यानी कि अगर जैसे 2 पक्षों का झगड़ा हो गया तो उन 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने के लिए सभा के लोग जो डिसीजन लेते थे, निर्णय लेते थे, वो दोनों पक्षों को मानना होता था। ये सभा थी। ये तो आपको याद ही रहेगा कि जब सभा में श्रेष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग क्या कर सकते हैं? न्याय कर सकते हैं। समिति जो है दोस्तों ये थोड़ा अलग टाइप का काम था। इसका आधिकारिक क्षेत्र ज्यादा था, इसका कार्य क्षेत्र बड़ा था। ये टैक्स का काम भी देखती थी। टैक्स का कार्य जैसे 1/6 टैक्स निर्धारण करती थी और लोगों से इकट्ठा करती थी। ये इसका मेन काम होता था समिति का। विदत जो है दोस्तों, इसका काम होता था लुटे हुए धन को आपस में बांटना। लुटे हुए धन को आपस में बांटना। सभा, समिति, विदत ये स्टार्टिंग से चली आ रही थी। जो श्रेष्ठ लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे वो सभा को प्राप्त थे। समिति जो है वो इसका कार्य बड़ा था, टैक्स का कार्य 1/6, और विदत लूटे हुए धन को आपस में बांटती थी। ये स्टार्टिंग से हमारे यहाँ ऋग्वैदिक काल से व्यवस्था चल रही थी। क्लियर दोस्तों? इसके बाद आपको याद रखना है, इसका फोटो भी ले लेना आप लोग। लुटे हुए धन को आपस में बांटना, विदत। सर ये लुटे हुए धन को आपस में बांटना क्या है? राजा पहले क्या करते थे? अपनी प्रजा को बोलते थे जाओ, अपनी सेना को बोलते थे जाओ अटैक कर दो, माल लूट के लाओ। तो जैसे माल लूट कर लाते थे तो उसमें से कुछ हिस्सा तो राजा को मिल जाता था और कुछ हिस्सा जो सेना गई है लूटने के लिए वो आपस में डिवाइड कर लेते थे, ताकि उनका मोरल बढ़ा रहे, उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहे, और अगली बार जब वो लूटपाट करने के लिए जाए तो और ज्यादा जुनून के साथ लूटपाट करें। तो ऐसे जो आपस में लूटते थे, लूटे हुए माल को आपस में बांटते थे, उसे क्या बोलते हैं? विदत। क्या बोलते हैं? विदत। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर रहे थे हम ऋग्वैदिक काल की। याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल जो था इसमें सबसे प्रमुख पेय, इनका सबसे प्रमुख पेय था सोम, और सबसे प्रमुख खाद्य। यहां क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख खाद्य क्या था? वो था जौ, जिसे संस्कृत में बोलते हैं यव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पेय। और मैंने अभी आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, और इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा है अभी। देखो, चलिए दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा ऋग्वैदिक काल। अब है उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद का समय। ये दोस्तों निगेटिव है इसके अंदर, यानी कि जितनी भी बुराइयां आई हैं वो उत्तर वैदिक काल में आई हैं। जैसे राजा पद वंशानुगत बन गया। सर इसका मतलब क्या है वंशानुगत? राजा का लड़का ही राजा बनेगा, चाहे उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। ये वंशानुगत बन गया। इससे पहले राजा वही बनता जिसके अंदर राजा बनने की क्वालिटी है। तो ये निगेटिव बात है।
और मैंने आपको बताया था कि निगेटिव बात किसकी देन है, उत्तर वैदिक काल की देन है। तो राजा पद क्या बन गया दोस्तों, वंशानुगत। महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई, महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई, उन्हें धन संबंधी और राजनीतिक अधिकारों से दूर कर दिया गया। ना तो उनका कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप रखा गया, ना ही उन्हें कोई धन संबंधी अधिकार दिए गए। और जबकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सुदृढ़। तो यहां से निगेटिव होना शुरू हो गया। जब वो इसी चीजों से दूर होगी तो ऑटोमेटिक उनका शोषण यहीं से शुरू हुआ, उत्तर वैदिक काल से। क्लियर। उसके बाद इसमें और निगेटिविटी आई। क्या निगेटिविटी आई, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जाति आधारित थी। क्या थी, जाति आधारित या कर्म आधारित थी। सोच के आंसर देंगे, कर्म आधारित। और यहां से क्या होगी, ये जाति आधारित। तो वर्ण व्यवस्था धर्म या जाति आधारित। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण का काम करेगा, चाहे उसको आता हो या ना आता हो। क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय का काम करेगा, चाहे वो योग्य हो या ना हो। यह व्यवस्था उत्तरवैदिक काल में जोड़ दी गई। जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था, कर्म आधारित। जो योग्य होगा वही कर्म कर सकता है। क्लियर। वर्ण व्यवस्था इसमें जाति आधारित हो गई। ये इसका सबसे बड़ा निगेटिव था। याद रखना दोस्तों, इस काल में अंधविश्वास को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। लिख दो। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने आज डिस्कस होंगी, जो आपको पता लगेंगी। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आश्रम। क्या है दोस्तों, आश्रम। आश्रम को मोस्ट इंपोर्टेंट रूप में पढ़ेंगे। क्या है आश्रम का शाब्दिक अर्थ। आपने बहुत गुरु के आश्रम देखे होंगे, बहुत संतों के आश्रम देखे होंगे। इसमें एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या मतलब होता है आश्रम का। आश्रम का मतलब होता है कुछ देर विश्राम करना और आगे के लिए तैयार होना, नई ऊर्जा, नई शक्ति लेकर आगे की यात्रा पर निकलना। समझ में आई बात। जैसे विद्यालय का आश्रम है, आपने विद्यालय में एडमिशन लिया 9th क्लास में, तो 9th क्लास से 12th तक ही तो रुकोगे आप वहां, या लाइफ टाइम वहीं पढ़े रहोगे। केवल कितने साल, 4 साल। 4 साल की मेहनत के बाद फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल का बना देगा, फिर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। 3 साल ग्रेजुएशन भी आश्रम है। 3 साल रुकोगे, आगे का अपना प्लानिंग करोगे, अपने पैरों के अंदर अपने अंदर गुण विकसित करोगे और फिर आगे के लिए निकल जाओगे। ये कोचिंग संस्थान, ये जिस चैनल जो आप पढ़ रहे हो, ये सिर्फ आश्रम है। और आश्रम कितने लिए है, कुछ देर के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो आश्रम का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। याद रखना, इस काल में, इस सभ्यता में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम बताए गए हैं। कितने आश्रम, 4 आश्रम। जैसे नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम,
नंबर 3 वानप्रस्थ और नंबर 4 सन्यासी। ब्रह्मचर्य की जो एज है वो है 25 वर्ष तक, गृहस्थ की जो एज है वो है 26 से 50 और वानप्रस्थ है 51 से 75 और ये है 76 से 100। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो आश्रम की व्यवस्था है इसमें हमने ये मान लिया कि मनुष्य की उम्र 100 साल होती है। शुरू के 25 साल तो से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। काहे का पालन करना है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है वो विषय वासना से दूर रहे, जैसे आजकल लड़की लड़के ये सब चीजें, इन सब चीजों से दूर रहे, सिर्फ उसका टारगेट अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। ये है बालक को स्वावलंबी बनाना। क्या बनाना? स्वावलंबी, जिसे हम देसी भाषा में बोल सकते हैं अपने पैरों पे खड़े होना। जो बालक आज भी इसका पालन करेगा वो निश्चित रूप से 25 वर्ष की एज तक अपना कैरियर बनाएगा और कैरियर बनाने के बाद वो स्वावलंबी बनेगा। 25 साल के बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, शादी विवाह होंगे। शादी विवाह के बाद संतान उत्पत्ति इस आश्रम का पहला टारगेट है, क्योंकि संतान उत्पत्ति के द्वारा ही एक मनुष्य अपने जीवन में पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। कहां से मुक्त हो सकता है? पितृ ऋण से। तो संतान उत्पत्ति गृहस्थ जीवन में करेगा। गृहस्थ जीवन में 25 से 50 यानी 26 साल से मान लो आप 26 से 50 साल की एज तक वो 3 ऋणों से मुक्ति लेगा। वो 3 ऋण कौन कौन से हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। 5 महायज्ञ करेगा। सर वो 5 महायज्ञ कौन से हैं हम उस पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद इस एज के अंदर वो इतना अपने आप को स्टेबल करेगा ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। इस गृहस्थ जीवन के बाद वो वानप्रस्थ में आश्रम, वानप्रस्थ 51 से 75 में प्रवेश लेगा। वानप्रस्थ का मतलब है जंगलों में रहना, जंगलों में रहकर ईश्वर से जुड़ना। जैसे आपने देखा यात्राएं, चारों धाम की यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो यात्राएं करना, भगवान से मोह बढ़ाना, ये सब वानप्रस्थ में है। वानप्रस्थ में ही ईश्वर के लिए इन सब चीजों का संयोग रखा गया है। फिर लास्ट में 76 से 100। अब इसमें कहीं घूम तो सकते नहीं, सेज में बीमारी की अवस्था है, शरीर कमजोर की अवस्था है। इस अवस्था में सन्यासी जीवन जीना है। वो सन्यासी जीवन घर में रहकर भी जिया जा सकता है, वो सन्यासी जीवन किसी आश्रम में रहकर भी जिया जा सकता है। इन 4 अवस्थाओं के बारे में, 4 आश्रम के बारे में उत्तर वैदिक काल में बहुत अच्छे से बताया गया। समझ में आया कौन कौन सा काल? ब्रह्मचर्य, दूसरा, तीसरा और चौथा सन्यास। कई बार इसकी सीरीज भी आपसे बनवा सकता है किसके बाद कौन सा काल आता है। अब हम अगली क्लास में से बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत चर्चा से करेंगे। 3 ऋण और 5 महायज्ञ जो गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ आश्रम में है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं। नई क्लास में मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।